नमस्कार, आदाब। ये है रेड माइक दुनिया। गुज़िश्ता कई हफ्तों से लोग कयास लगा रहे थे कि क्या यूक्रेन में सीज़ फायर हो पाएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोज़ल है उसको प्रेसिडेंट पुतिन मानेंगे। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसमें एक जिसको कह सकते हैं एक सॉलिड स्टेप जो है वो कल रात ली गई, जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान फ़ोन पे बातचीत हुई। जो बातचीत हुई उसके रीडआउट्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने प्रेसिडेंशियल साइट्स पे जो है वो रिलीज़ कर दी हैं। दोनों के वर्डिंग्स में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, जो कि नॉर्मल होती है ऐसे सर्कमस्टांसेस में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन सीज़ फायर को मान गए हैं? क्या ये वो झुक गए हैं इस मामले में? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं, तो हम चाह रहे थे कि आपसे इन एस्पेक्ट्स पे जो है वो बात की जाए। अव्वल तो ये कि फ़ोन कॉल बहुत लंबा चला। रीडआउट्स बहुत छोटे हैं, डेढ़-डेढ़ पेजेज़, 2 पेजेज़ के रीडआउट्स हैं। लेकिन बातचीत जो है वो ढाई से 3 घंटे चली है, और ढाई से 3 घंटे चलने का मतलब है कि कई ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पे डिस्कशंस हुई होंगी, लेकिन वो पब्लिक स्फीयर में रिलीज़ नहीं की गई होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ढाई 3 घंटे के बातचीत का रीडआउट जो हो वो एक डेढ़ पन्ने में समेटा जा सके। तो ब्रॉडली जो चीज़ यहाँ पे अभी निकल के आई है वो ये है कि एक पार्शियल सीज़ फायर, मैं उसको कहूँगा, पार्शियल सीज़ फायर पे एक सहमति बन गई है। पार्शियल सीज़ फायर क्या है? पार्शियल सीज़ फायर यहाँ ये है कि दोनों देश यानी यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि पावर जनरेशन प्लांट, उसके सब स्टेशंस, उसके जो सप्लाई लाइन्स, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, इस पे हमला नहीं करेगी। रसिया ने पिछले करीब 1 डेढ़ साल से लगातार यूक्रेन के ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमला किया है। यूक्रेन भी ड्रोन से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता है रहा है रसिया पे, लेकिन दोनों के इम्पैक्ट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, कि जिस किस्म की तबाही यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है, उसके मुकाबले रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जो है बहुत मामूली है। तो अभी भी ये बात हो रही थी, हमने भी अपने प्रोग्राम में पहले ये कहा था कि जब अपर हैंड है अभी रशिया का, और तो वो क्यों मानेगा इस यानी डील के लिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डील के लिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रशिया ने, पुतिन कम से कम वो कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर पे तो अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मसले पे अग्री किया है उन्होंने। तो इमीडिएटली जो हमारी बात रात को हो रही थी अपने सोर्सेज से वहाँ रशिया में, तो उनका ये कहना था कि रशियन मिलिट्री फोर्सेज है वो ये समझती है कि ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक जो है वो तभी कारगर होता है जब ठंड का महीना हो, यानी अगर नवंबर से लेकर आप फरवरी तक अटैक करते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उससे ये होता है कि यूक्रेन बाध्य होता है महंगे दामों में बिजली यूरोप से खरीदने में, जो कि खुद ही ठंड के मौसम में जहाँ बिजली बहुत हाई रेट में होती है, तो यूक्रेन को वहाँ से बिजली खरीदनी पड़ती है, क्योंकि घरों को गर्म रखना पड़ता है और तमाम और चीज़ें होती हैं। जब एक बार स्प्रिंग आ जाता है, जैसे अभी आ गया है, स्प्रिंग आ गया है वहाँ भी, तो फिर इस तरह के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक का जो इम्पोर्टेंस है, यानी जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वहाँ हो जाता है, यानी फायदा कोई बहुत ज़्यादा उसका नहीं होता है। तो इसलिए रशिया ने ये अग्री किया है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम एक दूसरे का हमला नहीं करेंगे। मैं यहाँ दर्शकों को याद दिला दूं कि ये अग्रीमेंट आज से साल भर पहले होने वाला था, इस पे बातचीत हो चुकी थी रसिया और यूक्रेन की, साइन होने वाला था ये भी इस्तांबुल में, लेकिन उसी बातचीत के कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के यूक्रेन ने अपनी आर्मी जो है वो कर्स्क रीजन में रसिया के भेज दी, और उसके बाद ये डील जो है कोलैप्स कर गया। तो खैर रसिया इस बार इसलिए अग्री कर रहा है क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि वो मैकेनिज्म बनाएगा कि ये डील जो है वो इम्प्लीमेंट हो। अव्वल तो ये, दूसरा ये कि जो इनिशियल और प्रपोजल था, वो ये कि ब्लैक सी को डिमाइन किया जाए और वहाँ पर एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि सिविलियन जहाज जो है वो आ जा सके। रसिया का इसमें कहना ये था कि ये जो सिविलियन जहाज के आर में हथियार जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को, और हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत हाल में ये हथियार यूक्रेन तक पहुंचे, तो हमने यहाँ पे एक तरीके का ब्लॉकेड लगा रखा है, यानी जो भी जहाज वहां से जाती है उस रास्ते से, उस पर हम फायरिंग करते हैं, अनलेस की
उसकी जो यानी एक मैकेनिज्म सेट किया जाए जिसमें कि उस जहाज से क्या सामान, क्या रसद आ रहा है, वो एक जॉइंट कमिटी चेक करेगी और वो जब कंफर्म कर देगी कि इसमें हथियार नहीं भेजे जा रहे हैं, तभी वो जहाज जो है वहां से अलाउ किया जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को फिलहाल यानी क्रेमलिन ने जो है वो नकार दिया है और कहा है कि इसके लिए आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना के महीने 1.5 महीने में इसको देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है नहीं, लेकिन इस समरली डिसमिस नहीं किया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं होने दिया है। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर है उसकी भी बातचीत हुई, वो भी एक कोशिश की गई कि पुतिन उस पर मान जाए। पुतिन ने उसको मना कर दिया, कहा कि नहीं, जब तक कॉम्प्रिहेंसिव डील नहीं हो जाती तब तक हम लॉन्ग रेंज जो मिसाइल अटैक्स है वो जारी रखेंगे। उसके पीछे भी मकसद ये है कि यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल सब बहुत ना के बराबर बचे हैं, रसिया के पास अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो रसिया ऐसे यानी अपने अपर हैंड को वो क्यों जाने देगा। एक चीज जो रशियन रीड आउट में देखी गई, वो वर्ड उन्होंने यूज किया है कि द डिस्कशन वाज डिटेल्ड एंड फ्रैंक। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताऊं कि डिप्लोमेसी की जबान में जब डिटेल्ड और फ्रैंक वर्ड जब यूज किया जाता है कि डिस्कशन हैज बीन डिटेल्ड एंड फ्रैंक या द डिस्कशन हैज बीन फ्री एंड फ्रैंक, तो उससे मुराद ये होता है कि डिस्कशन तल्ख भाषा में है, वो की गई है। डिप्लोमेसी के अपने कुछ नॉर्म होते हैं, उनकी अपनी कुछ शब्दावली होती है, उसको यानी वो रीड बिटवीन द लाइंस जो है उसको किया जाता है। तो जब ये कहा जाता है कि इट हैज़ बीन डिटेल्ड एंड फ्रैंक, तो इसका मतलब है कि तलखी जो है वो रही है, यानी हर एवरीथिंग वाज नॉट हंकी डोरी, हर कुछ जो है वो दोस्ताना माहौल में नहीं हुआ है। एक और चीज जो इख्तलाफ मुझे दिख रहा है रशियन रीड आउट में और जो अमेरिकन रीड आउट है, दोनों में एक जो इख्तलाफ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि रशिया ये कह रही है कि उन्होंने डिमांड किया है कि सीज फायर जब भी हो तो उस दरमियान में आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो ना दिए जाएं, यानी यूक्रेन को, और उनको किसी भी तरीके से ये ना हो कि वो इस मौके का फायदा उठा के अपने जो जो उनकी फौज जो तितर बितर हो गई है, वो जो चरमराई हुई है, उसको वो रीबिल्ड कर सके। एक और चीज उन्होंने ये कही है कि इस दरमियान में जो फोर्स्ड मोबिलाइजेशन यूक्रेन करता है, यानी लोगों को सड़क से पकड़ पकड़ के उनको आर्मी में शामिल करता है, इस पे रोक लगा दी जाए। ये क्रेमलिन के रीड आउट में है, लेकिन अमेरिकन रीड आउट ये कहती है कि यूक्रेन को जो सप्लाई किया जा रहा है वेपन, उस पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये इख्तलाफ एक दिख रहा है जो मुझे लगता है कि इस पे और आगे बातचीत जो है होने की गुंजाइश रहती है। रशियन रीड आउट ये कहती है कि कॉम्प्रिहेंसिव डील वो चाहते हैं, और जो एग्जैक्ट लाइन है वो कहते हैं कि द सोल्यूशन विच इज कॉम्प्रिहेंसिव, रिलायबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द रूट कॉज ऑफ द क्राइसिस विच हैज लेड टू दिस वॉर। यानी जो उनका पोजीशन है रशियंस का कि ये जो कि सीज फायर विज फायर जो है वो छोटी चीजें हैं, टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल क्या है कि यूक्रेन वुड बी अ रम्प स्टेट, नेटो का मेंबर नहीं हो सकता, उसको रिआर्म नहीं किया जा सकता, और वहां पे इंटरनेशनल कोई यानी नेटो की कोई फौज जो है वहां पे मौजूद नहीं रह सकती। ये जो सारे डिमांड्स रशिया के हैं, और नाटो को लेके भी कि फर्दर ईस्ट की तरफ मूव नहीं करेगा, यानी नए ममालिक यानी जॉर्जिया वगैरह को इसमें शामिल जो है अब नहीं करेगा, उसको लेके वचनबद्ध जो है वो दिख रहे हैं क्रेमलिन। ये चीज जो है वो उनके रीड आउट में नजर आ रही है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो फाइनलाइज भी की गई, जैसे आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी कि प्रिजनर एक्सचेंज जो है मामला, उसमें यूक्रेन का कहना है कि ऑल फॉर ऑल फॉर्मूला होना चाहिए। ऑल फॉर ऑल फॉर्मूला का क्या मतलब है कि जितने यूक्रेनी रशियन कैप्टिविटी में हैं और जितने रशियन सोल्जर्स यूक्रेन कैप्टिविटी में हैं, वो ऑल फॉर ऑल एक्सचेंज हो। रशिया इसको मानने से इनकार करता है क्योंकि 10 गुना का फर्क है जितने यूक्रेनियन सैनिक रशिया में हैं और जितने रशियन सैनिक जो हैं वो यूक्रेन में कैप्चर्ड हैं, उसमें 10 गुना से भी ज्यादा। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 से 15 गुने का फर्क है। तो भाई रशिया क्यों अग्री करेगा? रशिया के अगर 1000-1200 सोल्जर्स हैं, तो उस हिसाब से अगर यूक्रेन के 15,000 सोल्जर्स अगर कब्जे में हैं, तो वो क्यों ऑल फॉर ऑल फॉर्मूले से एक्सचेंज करेगा? तो उसमें रसिया ने मनाही कर दी। उन्होंने कहा कि 1:1 का जो फॉर्मूला है 1 for 1, उस पर हम एक्सचेंज करेंगे और 175 सोल्जर्स एक्सचेंज होंगे, यानी 175 रशियन सोल्जर्स को यूक्रेन छोड़ेगा और 175 यूक्रेनियन सोल्जर्स को रसिया छोड़ेगा। इस पे आम सहमति बनी है।
रसिया ने अपने तरफ से ये कहा है कि 23 ऐसे और यूक्रेनियन सोल्जर्स जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, यानी कहने का मतलब है जो फैटली वुंडेड हैं, उनकी मौत होने वाली है, उनको बचाया जाना मुश्किल है, उनको वापस यूक्रेन भेजा जाएगा ताकि यानी वो अपने आखिरी वक्त जो है अपने परिवार वालों के साथ गुजार सके। तो इस पे एक बात बनी है। इसके अलावा ये है कि जो अमेरिकन रीड आउट है उसमें ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि कर्स्क में जो यूक्रेनियन फंसे हुए हैं, हमने रसिया से रिक्वेस्ट किया है कि उनको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उनको दिया जाए। ट्रम्प की अपनी ज़बान में करीब 2500 के आसपास वह सोल्जर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं, यूक्रेनियन सोल्जर्स, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जो हमारे सोर्सेज जो बताते हैं कि ये संख्या 4500 से ऊपर है और इसमें कई मर्सिनरीज हैं जो नाटो कंट्री के हैं, वेस्टर्न कंट्री के, और कई नाटो के रिटायर्ड यानी ऑफिसर्स भी हैं जो वहां पर एडवाइजरी रोल में हैं। तो जाहिर है इसको लेके हड़कंप जो है वो मचा हुआ है कि अगर ये मारे जाए या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो उनका क्या होगा। जो रशियन रीड आउट है वो कहती है कि रसिया ने यह अग्री किया है कि अगर जो सरेंडर जो भी सोल्जर्स करेंगे उनको उनकी जान जो है बख्श दी जाएगी, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि जब वो कर्स्क रीजन में पिछले 8 महीने 10 महीने से थे तो क्या उन्होंने सिविलियंस के खिलाफ कोई आतंकवादी कार्रवाई तो नहीं की है। अगर ये प्रूव होगा कि उन्होंने कोई आतंकवादी कार्रवाई की है तो उसको लेड आउट जो लॉ है रसिया के उनके तहत उनका ट्रायल होगा। अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनको कैप्टिव बनाया जाएगा और फिर वो एक्सचेंज आगे जो भी फॉर्मूला तय होगा, ऑल फॉर ऑल या 1 फॉर 1, उसके तहत उनको एक्सचेंज किया जाएगा। इसके अलावा यानी अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो यानी सहमति बन गई है कि उस पर अटैक नहीं होगी। क्रेमलिन ने ये भी अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने फोन कॉल के दरमियान में ही रुक के ये ऑर्डर दे दिया रशियन आर्मी को कि अब जो है यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं किया जाएगा। जो बाकी चीजें हैं यानी लॉन्ग टर्म सीज फायर और उसके बाद जो एक सेटलमेंट है उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने पे सहमति हो गई है दोनों देशों की। वो टास्क फोर्स जो है वो आजकल में गठित कर दी जाएगी और ये टास्क फोर्स सऊदी अरब में जाके वहां पे एक दूसरे के साथ बातचीत करेगी। हालांकि जैसा मैंने कहा कि बहुत चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं कि जब ये बातचीत हो रही होगी क्या इस दरमियान में रसद और तमाम चीजें यूक्रेन को सप्लाई की जाएगी, यूक्रेनियन आर्मी को क्या इंटेलिजेंस और वेपन सप्लाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस पे सहमति बनती हुई अभी नहीं दिखी है। दूसरा ये कि ये जो रसिया का डिमांड है कि फोर्स मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता इस दरमियान में, तो उस पर यूक्रेन का क्या कहना है वो भी देखा जाएगा। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने इस पे विचार दिए हैं, उनको कॉल के बाद एक ब्रीफ किया गया अमेरिका की तरफ से। नॉन कमिटल दिख रहे हैं, कुछ बातों पे हाँ कह रहे हैं लेकिन रसिया को अक्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रसिया ने सीज फायर बार बार ब्रेक करता है, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने बार बार देखा है कि चाहे मिन्स्क 1 हो, मिन्स्क 2 हो या उसके बाद भी जो डील साइन हुई है उसमें हमेशा ऐसा हुआ है कि यूक्रेन जो है वो पीछे हटा है। तो ये बेसिकली फोन कॉल पे दोनों की हुई है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अपने यानी हार्डेंड पोजीशन से दोनों साइड जो हैं वो थोड़े थोड़े खिसके हैं। पुतिन भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मामले पे झुकते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा यूक्रेनियन जो रशियन सोर्सेज वो ये कह रहे हैं कि उसकी यूटिलिटी चूंकि स्प्रिंग महीने में नहीं है इसीलिए उस पर सहमति बन पाई है। सच्चाई जो भी हो लेकिन उस पे वहाँ पे पुतिन भी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने जिसको बहुत ही फैनफेयर के साथ कहा था और जिसके बारे में लोग लिख रहे थे कि द बॉल इज इन द रशियन कोर्ट, उससे बहुत ही नीचे के स्तर पे जाके अभी बातचीत हुई है। यानी अपने तमाम जो उन्होंने वहाँ पे डिमांड्स अमेरिका ने रखी थी सीज फायर को लेके उसमें से कह सकते हैं कि आप 70 से 80% चीज़ों पे आम सहमति नहीं बनी है और सिर्फ जो 20% चीज़ें हैं उस पर सहमति बनी है। हालांकि ये बात यहाँ फिर से मैं दोहरा दूं कि कॉल 2.5 से 3 घंटे का था, रीड आउट 1.5 पेज का है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों पे बातचीत हुई जो पब्लिक स्फेयर में रिलीज नहीं की गई है। ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये यूक्रेन के जो इलाके रसिया के कब्जे में हैं उन पे रसिया का कब्जा रहने का बात है, यानी वो रसिया में शामिल हो जाएंगे। डोनबास रीजन की हम बात कर रहे हैं, लुहांक और
डोनेट्स्क जो प्रोविंसेस हैं, क्या इस पे ये बात बनी है कि अमेरिका उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर देगा? क्या क्राइमिया को अमेरिका रिकॉग्नाइज कर देगा? यानी क्या ऑफर किया जा रहा है रशिया को ये वॉर रोकने के लिए? इस पे कुछ बातचीत हुई है जो पब्लिक स्फेयर में नहीं आई है। आइंदा हफ्तों में ये चीज़ें जब निकल के आएंगी, डिटेल्स और भी लीक्स होंगी, कुछ वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ चीज़ें प्लांट की जाएंगी, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये बातचीत का जो पूरा पूरा प्रारूप था वो क्या था और उनमें तमाम और किन चीज़ों पे बातचीत हुई है। बट फिलहाल ये लग रहा है कि एक पार्शियल सीज फायर जो है वो यहाँ पे हो गई है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लेकिन उसके अलावा और किसी चीज़ पे आम सहमति अभी नहीं बनी है। जब ये टास्क फोर्स इस हफ्ते के गठित की जाएगी और ये मिलना शुरू होंगे, जब ये आपस में मुज़ाकरात करेंगे सऊदी अरब में जाके, फिर उसके बाद पता चलेगा कि इसमें फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या निकल के आता है। जैसी चीज़ें आएंगी हम आपके पास और प्रोग्राम्स लेके आएंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।